Hello everyone, welcome to Prashanti tutorial. This is Sankit Haridwaj. I am your general study teacher and today we will discuss about the first chapter of your textbook. What is the name of your first chapter? What is democracy and why democracy? Okay, what is a democracy and why democracy? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टीच यू डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या होती है. भाई डेमोक्रेसी हम ये जो वर्ड है हमने हर जगह हर प्लेस पर इस वर्ड को सुन रखा है और आपने भी काफ़ी टाइम इस वर्ड को सुना हो. तो क्या आप इस मीनिंग को जानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी से. तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो डेमोक्रेसी है इसका मीनिंग क्या है. तो डेमोक्रेसी की अगर मैं स्पेलिंग देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है डेमोक्रेसी, है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है डेमोक्रेसी. अब यहाँ जो डेमोक्रेसी में लिखा है डैम या डेमो पढ़ दो, है ना. तो ये जो डेमोक्रेसी में आप यहाँ पे जो डेमो देखते हैं ना, डेमो, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है पीपल. क्या होता है उसका मीनिंग? पीपल. ठीक है. डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है डेमो और एक है क्रेसी. तो जो डेमो है उसका मीनिंग होता है पीपल और जो क्रेसी है उसका मीनिंग होता है क्या? सिस्टम. क्या होता है उसका मीनिंग? सिस्टम. तो क्या हुआ? पीपल सिस्टम मतलब लोगों का सिस्टम. तो डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल मीनिंग हुआ वो क्या हुआ कि लोगों का सिस्टम, लोगों का तंत्र, उसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? लोकतंत्र. तो डेमोक्रेसी को हम आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे चैप्टर में दिया गया है. तो आइए स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है डेमोक्रेसी के बारे में कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इट्स फीचर्स. ठीक है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. हम फर्स्टली अपन सबसे पहले आते हैं कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं क्या है इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है. डेमोक्रेसी की एक्चुअल में सिंपल डेफिनेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं. लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी. ओके, यहाँ पे ये बताया गया है कि जहाँ डिस्कशन ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमंग द गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड, मतलब जहाँ पे क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस अमंग द गवर्नमेंट में कुछ मतलब ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है जिसमें सिमिलरिटी हो और डिफरेंस हो किस किस के बीच में? गवर्नमेंट के बीच में, है ना. कुछ सिमिलरिटी हो और कुछ डिफरेंसेस हो वहाँ पे. तो इसमें एक सिंपल मीनिंग बताया कि हम उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी. जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जैसे फॉर्म हो रही है तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. इसके पहले वाली जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें क्या सिमिलैरिटी, उसमें क्या डिफरेंस है. तो उसके हिसाब से हम इसको डेमोक्रेसी को देख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट इसमें आया कि वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल. वी कुड द स्टार्ट विथ अ सिंपल डेफिनेशन. इसमें यह बताया गया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोल्डेड दिया हुआ है, देखो इसका मीनिंग हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. मीन्स ये बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी एक प्रकार का ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पर जो भी रूलर होता है, जो भी लीडर होता है, वो क्या होता है? पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. मतलब जनता के द्वारा वो चुना गया होता है. कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का हो, लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो भी लोकसभा का इलेक्शन लड़े उनने. और जब वो लोकसभा का इलेक्शन उनने लड़े और उसके बाद उनको क्या मिला? पूरा का पूरा मेजोरिटी मिल गई. अब जब मेजोरिटी मिल गई तो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के काम कर रहे हैं. तो भाई उनको जो इलेक्ट हुए वो किसके द्वारा हुए? हमारे ही द्वारा. हम जो भी आम जनता है उसके द्वारा क्या हुए? डेमोक्रेसी के कारण ये इलेक्ट हुए और इलेक्ट होने के बाद एज अ लीडर काम कर रहे हैं. तो हमारी जो कंट्री की जो भी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो डेमोक्रेटिक है. कैसा है? डेमोक्रेटिक है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो भी पॉलिटिक्स में लीडर बनता है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही जाता है, चुनकर जाता है, लोगों के द्वारा चुनकर जाए. मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति जो हमारा लीडर है तो उस पूरी, और वो जब वो लीडर बन गया है तो जिस सिस्टम से वो गुजरा है उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम. ठीक है. दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट और ये एक प्रकार का यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. ठीक है. इसके बिना कोई भी गवर्नमेंट आप फॉर्म नहीं कर सकते इंडिया में अगर आपको रहना था. ठीक है. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार. अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ जगह की जो डेमोक्रेटिक जहाँ पे फॉलो नहीं होती
देखो हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि डेमोक्रेसी फॉलो होती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी लीडर इलेक्ट होता है वो लोगों के द्वारा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर डेमोक्रेसी जहाँ पे फॉलो नहीं होती, तो उस कंट्री की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, म्यांमार। तो म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यांमार में इलेक्शन के द्वारा वहां के जो लीडर है उसको नहीं चुना जाता, इलेक्ट नहीं किया जाता। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। यहां पर क्या होता है, कुल मिलाकर आर्मी का जो होता है ना, आर्मी का पूरा कंट्रोल होता है। द रूलर्स ऑफ द कंट्री, मतलब यहां पर जो रूलर्स होते हैं वो आर्मी के ही लोग होते हैं, ठीक है। ये म्यांमार की कहानी होगी। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, और इस डिसीजन में कोई भी आदमी कुछ नहीं कहता वहां पे, जितने भी पीपल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई म्यांमार की बात। म्यांमार में मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि वहां वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहां पे जो भी डिक्टेटर या भी जो भी लीडर इलेक्ट होता है वो आर्मी का ही एक कोई मेंबर होता है, तो वो इलेक्ट हो जाता है। यहां पर पीपल मतलब लोग आके यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते, ना ही कोई इलेक्शन होता है। तो यहां पर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो नहीं फॉलो होते हैं। उसी प्रकार से एक कंट्री की मैं बात करता हूं कि द रूलर्स बिकम कंट्री, पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। डिक्टेटर्स लाइक पिनोकेट। अब डिक्टेटर्स का मीन क्या होता है, जो तानाशाह लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर्स। लाइक हिटलर, तो हिटलर क्या था, एक डिक्टेटर था, वो खुद का सब कुछ चलाता था, खुद की शासन उसकी व्यवस्था थी, कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता था। और अगर उसके खिलाफ कोई गया, उसके अपोजिशन में कोई आके खड़ा हुआ, तो उसको गोली मार देता था। केवल उसका शासन होगा, पूरी पावर्स उसके हाथ में होगी। जिस कंट्री में कोई लीडर है और उसके हाथ में पूरी पावर है और वो अपनी पावर्स का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटर। लाइक पिनोकेट एक कंट्री का, एक और जगह का व्यक्ति, चिली कंट्री था, वहां का एक डिक्टेटर था वो भी। तो उसका भी कुछ ऐसे ही जो भी सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। वो अपना डिक्टेटर के हिसाब से, जैसे डिक्टेटर लोग रहते थे वैसे ही अपना पूरा सिस्टम चलाता था, शासन करता था। तो इसको बोलेंगे हम नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो भी जनता के द्वारा चुना नहीं जाता था, ठीक है। तो ये हो गई वहां की बात। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे एक वोकैबुलरी यूज हुई है, मोनार्कीज। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, मोनार्कीज, जहां पे एक तत्वात्मक शासन व्यवस्था होती है। मतलब जो भी सिस्टम होता है जहां पे एक ही फैमिली का कोई व्यक्ति है जो शासन कर रहा है, उसकी फैमिली के मेंबर्स ही शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को वहां पे क्या बोलते हैं, मोनार्कीज बोलते हैं। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, अब वहीं पे बात हो रही कि जो किंग है कहां के, सऊदी अरेबिया एक कंट्री है। तो वहां पे जो रूल होता है, नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन बाय डू सो, बट वहां पे जो भी लीडर होता है उसको पीपल वहां के जो होते हैं उस कंट्री के, सऊदी अरेबिया की, वो उसको इलेक्ट नहीं करते, बल्कि हैपन टू बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। अगर आपका जो बॉर्न है, अगर आप किसी रॉयल फैमिली में जन्म लिए हैं, मान के चलो कोई आदमी है, वो अगर किसी रॉयल फैमिली में अगर वो बॉर्न होता है, तो और वो रॉयल फैमिली कंटिन्यूसली क्या है, मोनार्की जो सिस्टम होता है, मोनार्की मतलब क्या होता है, एक तत्वात्मक शासन प्रणाली। तो जैसे जैसे एक 1 बाई 1 उसकी फैमिली के, जैसे ग्रैंडफादर थे तो ग्रैंडफादर ने पूरा का पूरा क्या किया, रूल किया। उसके बाद उसके फादर आया, फादर ने रूल किया। फादर के बाद उसका सन आया, उसने रूल किया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, भाई रॉयल फैमिली के जितने लोग हैं वही क्या कर रहे हैं, वहां पर रूल कर रहे हैं। तो यहां पर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो नहीं होता। डेमोक्रेटिक सिस्टम कहां फॉलो होता है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे फॉलो होता है जहां पर जो भी लीडर होता है वो इलेक्ट लोगों के द्वारा हो, तो उसको बोलेंगे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। अब यहां पे बता रहा है कि ये कुछ सिंपल डेफिनेशन है, यहां पे काफी नहीं होगी। इट रिमाइंड्स, इसके लिए एक आपको रिमाइंड करना पड़ता है हमको, दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी का सीधा मीनिंग क्या होता है कि लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का सीधा मीनिंग क्या होता है, पीपल्स रूल। क्या होता है, पीपल्स रूल, लोगों का शासन। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अब मान के चलो इस डेफिनेशन का मैं अनथिंकिंग मैनर में यूज कर रहा हूं, बिना सोचे समझे किसी दूसरे तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूं। वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह है कि वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर हम डेमोक्रेसी के देखेंगे अनथिंकिंग वे में, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी अपने हाथ में ही नहीं लेते। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग।
और ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा। जहां पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती, कोई भी कंट्री में अगर ना डेमोक्रेसी अगर फॉलो नहीं हो रही है, अगर लोगों के द्वारा चुनी गई कोई गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्ट हुई गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां पे मिसलीडिंग डेमोक्रेसी, मतलब मिसलीडिंग वहां पर सिस्टम हो जाएगा गवर्नमेंट का। अब वो क्यों होगा, आगे पढ़ते हैं। एज वी सेल फाइंड, अब ये सब चीजें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्पररी, अब कंटेम्पररी एक बड़ा अच्छा वर्ड है बेटा जो यहाँ पे यूज हुआ है। तो कंटेम्पररी का मीनिंग क्या होता है, पैरेलल। जो भी कंटेम्पररी का मीनिंग हम देखते हैं उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कंटेम्पररी, उसका मीनिंग होता है क्या, पैरेलल कोई चीज कर लें। वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, मतलब जो एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, कंटेम्पररी जो वर्ल्ड है मतलब पैरेलल चलने वाला जो वर्ल्ड है, वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। हर प्रकार की गवर्नमेंट चाहती है कि पैरेलल जो भी सिस्टम चल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। इवन इफ इट इज नॉट सो, that is why we need to carefully distinguish between government that is democracy and one that pretends to be one। तो डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, वहां पे इस टाइप की चीजों के बारे में बताया जा रहा है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कुल मिलाकर यहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट को कैसे डेमोक्रेसी के माध्यम से समझा जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमोक्रेसी का एक पूरा का पूरा क्या दिया गया है, कार्टून बनाया गया है। कार्टूनिस्ट ने इस कार्टून को डिजाइन किया है डेमोक्रेसी का। अब ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड द कार्टून। अब इसमें क्या आर्टिकल लिखा आया है, किसी ये पेपर की कटिंग है, उसमें ये लिखा गया कि दिस कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हल्ड इन इराक। इराक में क्या था, एक बार जब इलेक्शन हो रहा था तो वहां के न्यूज़पेपर में किसी एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया था, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस। और किसके प्रेजेंस में था ये, जो यूनाइटेड स्टेट है ना, उसके प्रेजेंस में इराक में जो इलेक्शंस हो रहे थे तो उसमें जो डेमोक्रेसी का जो गिरता हुआ जो फ्लैग है उसको दिखाया गया है यहाँ पर, कि डेमोक्रेसी किसी जनता के द्वारा जो चुना गया लीडर है तो उसका नहीं चल रहा है यहाँ पर, उसकी शासन मतलब उसका यहाँ पर रूल नहीं हो पा रहा है। एंड अदर फॉरेन पावर्स, और दूसरे फॉरेन मतलब यूएस का फॉरेन पावर हो गया था, इराक पे कब्जा कर लिया था यूएस ने, ठीक है। तो वहां पे उनका शासन चल रहा था और वहां पे जो इलेक्शन हो रहा था उसमें डेमोक्रेसी को यहाँ पे डिजाइन किया था वहां के कार्टूनिस्ट ने। व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग, व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटन द वे इट इज। मतलब इसमें डेमोक्रेसी बताया जा रहा है कि कैसे कार्टूनिस्ट ने इसको डिजाइन किया है कि डेमोक्रेसी कैसे गिरती जा रही है वहां की, इराक की। अब ये हुआ क्या था, वो पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे देखते हैं। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी की। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, एक और प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है डेमोक्रेसी, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखे कि जहां पर लोगों का शासन होता है, लोग चुनकर अपने लीडर को तैयार करते हैं और वो लीडर फिर क्या करता है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को फॉर्म करता है और चलाता है, तो उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। दिस रेजेस मेनी क्वेश्चंस। अब उसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या क्या उठ सकते हैं आपके माइंड में, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। भाई जो रूल कर रहा है वो कौन होगा, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। क्या ये कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड पर्सन होगा क्या, तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे क्या। विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी, क्या वो जो इलेक्टेड पर्सन है क्या वो डिसीजन लेगा इन चीजों के लिए। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और किस प्रकार का भाई इलेक्शन होगा संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डेमोक्रेटिक इलेक्शन। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड एज डेमोक्रेटिक, और कौन सी ऐसी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ताकि हम डेमोक्रेटिक रूप से अपन इलेक्शन करवा पाए, बाय पोलिंग करवा पाए। हु आर द पीपल who can elect the rulers or get elected as rulers, और ऐसा कौन सा आदमी है जो मतलब लोगों के द्वारा चुना जाएगा और वो लीड करेगा। should this include every citizen on an equal basis, क्या होता है जो भी आदमी रूल करता है, जैसे मैं हूं, अगर मैं चाह रहा हूं कि किसी सिस्टम में मैं पार्टिसिपेट करूं और मैं चाहता हूं कि आई वुड लाइक टू बिकम अ लीडर, सो फर्स्टली I want to fill a form by the election। इस इलेक्शन में आपको शामिल होने के लिए आपको किसी फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, जो कि इलेक्शन कमीशन में होता है, आपको चुनाव लड़ना है तो, ठीक है। तो एक चुनाव की पूरी प्रोसीजर होती है। Who are the people who can elect the rulers to or get elected rulers to include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizen this right? क्या डेमोक्रेसी
हट जाती है क्या? क्या राइट की कोई रक्षा नहीं होती क्या? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी? क्या किसी प्रकार का एक फॉर्म होता है डेमोक्रेसी का? फाइनली क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी भी, है ना? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? जो इलेक्टेड पर्सन है वो डेमोक्रेसी में अपने मन चाहे ही सारे काम कर सकते हैं क्या? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद द सम लिमिट्स? क्या गवर्नमेंट की कुछ लिमिट भी होती है क्या काम करने की, कि मैं इसी सीमा तक ये काम कर सकता हूँ, इसी लिमिटेशन में ही काम कर सकता हूँ? किसी लीडर की एक क्या कोई वर्क होता है क्या? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट समवन राइट्स ऑफ द सिटीजन? क्या डेमोक्रेसी जो होती है वो क्या लोगों की के राइट्स और सिटीजनशिप पर क्या हेल्पफुल होती है, क्या आवश्यक है क्या? लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। मतलब इतने सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि कौन इलेक्ट होता है, कैसे किस पोजीशन के द्वारा इलेक्शन किया जाता है, और जो भी पार्टिसिपेट आ रहा है, जो रूल कर रहा है, क्या वो अपने हिसाब से काम करेगा क्या? क्या उसको मतलब जो भी सिटीजन जो भी राइट्स है उसको क्या ओबे करना पड़ेगा क्या? तो ये सारी क्वेश्चंस हैं वो जो कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। अब इसमें हम आ रहे हैं सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंट है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब जो मेजर डिसीजन है जो इलेक्टेड लीडर्स जो लेता है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं ना। अब बात आ रही है यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान की हम बात देख लेते हैं। तो इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1990 की बात बताई जा रही है कि पाकिस्तान के एक जनरल परवेज मुशर्रफ थे और मिलिट्री कॉप, एक प्रकार के मिलिट्री कॉप थे। मिलिट्री में क्या थे, एक आर्मी चीफ मान सकते हैं आप उनको। इन अक्टूबर 1999 की बात है। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उनने क्या किया, वहाँ के जो लीडर थे तो उनको, उनकी जो पार्टी है उनको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पार्टी जो थी उसको अलग कर दिया वहाँ से। 1999 की बात है। और खुद क्या हो गए, चीफ बन गए, एग्जीक्यूटर ऑफ द कंट्री, कंट्री को एग्जीक्यूट करने लगे। मतलब उसने क्या किया, जो जनरल परवेज मुशर्रफ जहाँ पे आर्मी चीफ थे तो वहाँ की डेमोक्रेटिकली जो भी सिस्टम था, जो भी इलेक्टेड पर्सन था उसको हटा दिया और गवर्नमेंट क्या हो गई, अब कोलैप्स हो गई। फिर उसके बाद क्या, वो खुद वहाँ पर एज अ रूलर रूल करने लगे। Later he changed his designation to president in 2002, held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. अब उन्होंने वहां पर क्या किया, बिना समस्या को हल करने के बजाय, मतलब बिना जनमत संग्रह के, बिना वोटिंग के, कुछ ना करके वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए और 5 साल के लिए अपना एक्सटेंशन भी बढ़ा दिया उन्होंने। ना इलेक्शन करवाए ना कुछ करवाए। तो पाकिस्तानी जो मीडिया थी वहां की और जो ह्यूमन राइट्स वाले थे, जो मानव मतलब जो ह्यूमन के जो राइट्स की जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, और जो भी डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो मतलब विरोध करते हैं इन चीज़ों का, सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड, और ये जो रेफरेंडम जो हुआ था, मतलब उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया था वहाँ पर, तो उस पर लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक कार्टून देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीरिया की बात हो रही है। तो सीरिया में डेमोक्रेसी का मीनिंग बताया कि नो एंट्री बिफोर यू फील दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन ऑल बाथ पार्टी इन दैट क्लियर। तो यहाँ पे सीरिया में क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी वहाँ की ये बताती है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट होने के लिए एक फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो वो सीरिया की एक डेमोक्रेसी। सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, क्योंकि सीरिया एक वेस्ट एशियन कंट्री है और बहुत छोटा कंट्री है। रूलिंग बाबथ पार्टी, और वहां पे एक पार्टी जो रूल करती है क्या है, बाबथ पार्टी, एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल अलाइज आर द ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री। और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी ये पार्टी अलाउ करती है। डू यू थिंक दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना और मैक्सिको? ये जो आप देख रहे हैं, किसी एक ही मतलब पार्टी का वहां पर एक प्रकार से कब्जा है, कहां पर, सीरिया में, और वहां पर पूरे के पूरी एक प्रकार से रूल होता है। तो ऐसा ही पूरा का पूरा रूल चाइना और मैक्सिको में भी होता है। व्हाट डज द क्राउन ऑफ लीव्स ऑन डेमोक्रेसी सिग्निफाई? तो क्या क्या वहां पे इंपॉर्टेंट है उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कशन ये है, अब फिर से यहाँ पे आप रीड द कार्टून, एक प्रकार का फिर से डेमोक्रेसी एक बॉक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी का बॉक्स है, एक आदमी ये कार्टून लिया हुआ है। दिस कार्टून वाज ड्रॉन इन द कंस्टेंट ऑफ लेटिन अमेरिका। अब यहाँ पर ये कार्टून जो है लेटिन अमेरिका में ड्रॉ किया गया है। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू द पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? जो भी पाकिस्तान की जो सिचुएशन उस समय हुई थी, जब 2002 की बात है, 2002 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद प्रेसिडेंट बन गए, अपना जो भी अपना एक्सटेंशन था उसको बढ़ा लिया उन्होंने, और
अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाने लगे, तो क्या वहां पे सिचुएशन क्रिएट होगी उसके बारे में बताया जाए। थिंक ऑफ अदर कंट्रीज वेयर दिस कुड अप्लाई, और ऐसी बहुत सारी कंट्री जो ये चीज़ अप्लाई कर सकती हैं। डज दिस हैपन समटाइम्स इन आवर कंट्री एज वेल, तो वो उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर एक पूरा का पूरा एक पार्स जो है किसी एक व्यक्ति के पास हो, तो उन चीज़ों की यहाँ पे चर्चा हुई, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो ही नहीं होगा। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, है ना, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल एंड विथ जनरल मुशर्रफ। अब यहाँ पर जितने भी पावर्स थे वो किसके पास आ गए थे, पूरे के पूरे जनरल परवेज मुशर्रफ के पास आ गए थे। मतलब जो भी वहाँ पर डिसीजन लेने का काम होता था वो जनरल परवेज मुशर्रफ ही किया करते थे, चूंकि वो आर्मी चीफ थे। और उन्होंने क्या किया था, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिकली वहाँ पे इलेक्टेड हुई थी, उसको ओवरथ्रू कर दिया था, वहाँ से हटा दिया था वहाँ से, और खुद एज अ डिक्टेटर वहाँ पे वर्क करने लगे थे। तो ये चीजें क्या बताती है, दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज, और ये चीजें बता रही कि डिक्टेटरशिप्स मतलब क्या, तानाशाही वाली चीजें बता रही, एक ही प्रकार का रूलर जो रूल कर रहा है वहां पे उसकी बात बता रही। मोनार्की का मतलब वही होता है जहां पे एक तंत्रात्मक शासन प्रणाली। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज वर्थ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखा जाए तो वहाँ पर जो भी पूरा का पूरा पावर होगा वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा का पूरा फॉलो होगा। इन अ फ्यू कंट्रीज, और कुछ ऐसी कंट्री होती है द रियल पावर वॉज विथ सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दिस कैंट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है, लोगों का शासन होता है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे लोगों का शासन। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी ऐसी होना चाहिए कि जिसमें जो पावर है पूरा का पूरा जनता के पास हो, जो भी इलेक्टेड पर्सन को इलेक्ट कर रहा है, तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के जो लीडर है वो जनता की भलाई के लिए काम करे, उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब नेक्स्ट फीचर को हम समझने का एफर्ट लगाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है, जो भी चुनाव होते हैं ना उसमें जो भी कंपटीशन, जो भी कॉम्पिटिट होते हैं, कंपटीशन वहाँ पे कई लोगों के बीच में होता है, तो जो चुनाव जीतेगा, जो चुनाव हारेगा, इलेक्शन का। इन चाइना की बात हो रही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक है चाइना के बारे में। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। हमारी जो पार्लियामेंट होती है ना बेटा, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर साल, हर 5 year के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, और फिर एक नया डेमोक्रेटिकली एक नई पार्टी आती है, फिर वही पार्टी रूल करने लगती है, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक इलेक्शन करवाने होते हैं। कार्ल क्वांगिनो रेमिन दियाबियो दुदई, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। चाइना की बात हो रही है, तो चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम है क्वांगिनो रेंडिमर डायबियो धुती। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज, और इस पार्टी का नाम क्या है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उसके पास इतना पावर है, मतलब चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके पास इतना पावर है कि वो चाइना के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती। बताओ, एक पार्टी के पास इतना पावर है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मीज, और कुछ मेंबर्स होते हैं जो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और जो भी चुनाव लड़े जाते हैं, जिस भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है, उसके लिए सबसे पहले जो चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है उससे परमिशन लेना पड़ता है, ग्रांट करनी पड़ती है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 और 2003। तो चाइना में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी, उसकी कुछ 8 स्मॉलर पार्टी हैं अलाइड टू इट, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटी पार्टियां भी हैं, अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002-03, और यही उनको परमिशन देती है कि तुमको इलेक्शन करना नहीं करना। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और जितनी भी चाइना की गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही फॉर्म होती है। Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years to elect its president. अब क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद 1930 में मेक्सिको जब आज़ाद हुआ था, होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट दिस प्रेसिडेंट। वहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज नेवर बी अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल।
जो मैक्सिको है ना, मैक्सिको ना ही डिक्टेटर रूल चला सकते वहां पर और ना ही मिलिट्री का कोई कब्जा है, तो कुल मिलाकर ये कैसा होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा ना। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अब लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जो मैक्सिको एक ऐसा कंट्री है जहां पे एक आदमी ही 2000 से एक चुनाव लड़ते आ रहा है और जीतते जा रहा है, वो कौन है फिर से देख लेते हैं। पार्टी कॉल्ड पीआरआई, तो जो मैक्सिको में जो पार्टी उसको हम बोलेंगे क्या, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। आप जानते हैं ना बेटा कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी जो पार्टी है, फिर से मैं बता दूं ये कहाँ की है, ये है मैक्सिको। तो वहां पे डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसकी बात हो रही है। अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, और जो अपोजिशन जो पार्टियां होती हैं जो उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ना चाहती हैं वो कभी भी उनसे इलेक्ट नहीं कर, मतलब उनके विरोध में कभी नहीं जाते, बट नेवर मैनेज टू विन। ठीक है, चुनाव में खड़े तो हो जाते हैं लेकिन हमेशा हार जाते हैं। द पीआरआई वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, और जो पीआरआई जो पार्टी है वो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कई सब प्रकार के डर्टी वर्क करती है। ठीक है, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। अब पीआरआई जो पार्टी है वहां की मैक्सिको की, तो वहां पे जो पार्टी वो लोगों, वहां के टीचर्स को बोलती है कि तुम क्या करो, बच्चों को बताओ, ताकि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को बताएंगे और फिर पेरेंट्स हमारी पार्टी को वोट देगी। तो इस प्रकार से जितना भी वहां पे काम हो रहा है, तो डर्टी ट्रिक्स फॉलो करती है वहां की जो पीआरआई पार्टी है चुनाव जीतने के लिए। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन। जो भी क्या होता है, मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। अब वहां पर क्या होता है कि जो भी मैक्सिको की बात हो रही, वहां पर एक सिस्टम को फॉलो हो रहा है बहुत दिनों से। तो जो सिस्टम फॉलो हो रहा है और जो गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म हुई है कई सालों से, तो वो डिक्टेटर्स का काम कर रही है। वो क्या कर रही है, जो मीडिया है, मीडिया को अपने किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करने देती। मतलब अगर हमने गलत किए हैं, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो मीडिया उस बात को नहीं उछाल सकती, नहीं तो आपको उसके लिए बहुत बड़ा, आपको एक प्रकार से आपको अटैक कर दिया जाएगा, आपको मतलब किसी भी प्रकार से आपको परेशान किया जाएगा। तो हरासमेंट करना कुल मिलाकर, अगर आप ऐसा मीडिया जर्नलिस्ट है तो कुल मिलाकर मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और वहां पे तो ऐसा कर दिया जाता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमको पता चला कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन जो पार्टी, जैसे पीआरआई यहाँ पे पार्टी की बात हो रही, अब वो उसको लग गया कि मैं चुनाव हार रहे हैं, हमारी पार्टी चुनाव रही, तो थोड़ी देर में वहां पे क्या होता है कि पोलिंग बूथ चेंज कर दिए जाते हैं जीतने के लिए। तो ये एक डर्टी ट्रिक तो होती है ना वहां पे इलेक्शन को विन करने के लिए, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। अब यहाँ पे जो लोग हैं उनको डिफिकल्ट होता है बड़ा किसी विशेष आदमी को वोट दे पाना। द पीआरआई स्पेंट अ लॉट सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जो पीआरआई है बहुत सारा पैसा कैंपेन रैलियों में खर्च करती है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब द अबव एंड एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूल्स। तो कुल मिलाकर जो रूलर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं वहां पे बताया गया। रीडिंग दिस एग्जांपल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट अदर पीपल एनी सीरियस चॉइस। अब बात ये चाइना में, तो चाइना में जो इलेक्शन होता है डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। वहां पे किसी प्रकार की एक सीरियस चॉइस की तो बात ही नहीं होती, एक आदमी मतलब एक आदमी। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। वहां पे जो रूलिंग पार्टी है वो ही सब चीजें यहाँ पे अप्रूव करती है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या तुमको ऐसी चॉइस मिले तो तुम क्या कर सकते हो? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। वहां पे क्या हो रहा है कि लोगों के पास चॉइस तो है, लेकिन क्या हो रहा है, एक ही आदमी बहुत दिनों से इलेक्ट हो रहा है, तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बच पा रही है, क्योंकि वो पार्टी जो पीआरटी वहां पे पार्टी है वो बहुत पैसा खर्च कर देती है मैक्सिको में, और लोग भी खुश हो जाते हैं, तो लोगों को मजबूरन उनको वोट देना पड़ता है। अब बात हो रही, देयर वाज नो वे टू द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। उनकी पार्टी इतनी पावरफुल पार्टी की उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, अगर कोई आदमी उनके खिलाफ खड़ा भी होता है, दिस आर नॉट फेयर इलेक्शन, तो वो जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं होता, सही इलेक्शन नहीं होता।
वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार से हम ये सेकेंड फीचर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग को समझने के। ठीक है, होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। भाई डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो इलेक्शन जो होता है वो फेयर होना चाहिए, रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, और हमारे पास चॉइस रहना चाहिए ना भाई। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, हम जो चाह रहे हैं भाई, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और अगर जनता के लिए वही काम नहीं कर रही है तो फिर उस गवर्नमेंट का मतलब ही क्या, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, हमारे पास अल्टरनेटिव्स होना चाहिए कि आज ये गवर्नमेंट है, अगर ये काम नहीं कर रही तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, हम आज के 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लेंगे। तो थोड़े बहुत अल्टरनेटिव्स तो होने चाहिए, and it should be possible for people to use this choice to remove the extinguished ruler if they wish so। लेकिन ये सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है वहां के लोगों को। अगर लोगों को वो लीडर आपका पसंद नहीं आ रहा है जो 5 साल तक जिसने बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं किया, तो अब आपके पास डेमोक्रेटिकली इतना पावर है इलेक्शन का, जिससे आप उसको आप अगर आपको पसंद है तो उसको वोट दें, और आपको अगर वो पसंद नहीं है वो पर्सन तो आप उसको वोट ना दें, सिंपल। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसको वोट नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा, और जब वो हार जाएगा तो आप समझ जाएं। तो ये होती है डेमोक्रेसी। यहाँ पे एक और डेफिनेशन बताएगी कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वही चीज़ बताई गई कि जो डेमोक्रेसी बेस्ड होती है कि किस पर होती है भाई, इलेक्शन ऐसा होना चाहिए फ्री एंड फेयर, मतलब किसी भी प्रकार की चालबाजी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इलेक्शन में जितनी भी इलेक्शन अपन ने दे दी है, जो वोटिंग मशीन है उसको कब्जा कर ली गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से, फिर उसमें वोट अरेंज कर दी। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप किसी को भी हटा सकते हैं पार्टी से। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर, और बहुत सारी चीजें हम चैप्टर 3 में भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि 1 पर्सन और 1 वोट और 1 वैल्यू के बारे के हिसाब से वोट होना चाहिए। तो वो क्या है, 1 पर्सन, 1 वोट और 1 वैल्यू। Earlier we read about how the struggle of democracy was linked to the demand of universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over world. Yet there are many instances of denial of equal right of vote. मतलब हर किसी व्यक्ति को वोट देने का एक इक्वल राइट है। हम किसी को भी स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास पावर्स और भी कुछ पावर बताई गई 1 वोट और 1 पर्सन के बारे में, 1 वैल्यू के बारे में। अंटिल 2015 की बात हो रही है, जब तक 2015 की मैं बात बता दूं कि सऊदी अरेबिया में जो वीमेन है डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। यहां पे मैंने बताया कि सबको राइट होना चाहिए वोट देने के लिए, लेकिन जो सऊदी अरेबिया की जो वुमन थी उनको राइट्स नहीं था वोट डालने की। 2015 के पहले की बात है। और एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। और एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जो सिटीजनशिप के बेस पर वहां पे चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी। अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अगर रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो उसके पास इतना अधिकार नहीं है एस्टोनिया में कि वो वोट डाल पाए। कहां की बात हो रही है, एस्टोनिया की। तो एस्टोनिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सिटीजनशिप पर बात, सिटीजनशिप रूलिंग सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन। अगर वहां पे रशियन माइनॉरिटी के लोग, रशियन माइनॉरिटी के अगर आप लोग हो तो फाइंड डिफिकल्ट टू गेट, आपको अधिकार नहीं होगा वहां पे, बड़ी आसानी से आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये कहां का है, ये एस्टोनिया का है। और बात करते हैं फिजी की, तो फिजी भी एक कंट्री है। द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। अब वहां पर भी एक क्या होता है, फिजी एक कंट्री है, फिजी में क्या बताया गया है कि वहां पे जो लोग फिजियन जो लोग होते हैं जो वोट डालते हैं, उसके कंपैरिजन में जो इंडियन फिजियन लोग जो वोट डालते हैं तो उनका वैल्यू इंडियन फिजियन वैल्यू से ज्यादा होता है। तो ये अलग प्रकार की वहां पर डेमोक्रेसी हो गई। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है कि पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो भी फंडामेंटली इक्वल राइट्स वाली होना चाहिए, इक्वालिटी में होना चाहिए। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जो हमको क्या देती है, थर्ड फीचर देती है। अब मैं बता दूं कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। हर किसी आदमी का एक वोट होना चाहिए, हर किसी व्यक्ति का ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, और हर एक वोट की एक वैल्यू होना चाहिए। अगर एक एक वोट मिलकर आपस में एक पर व्यक्ति को दिया जाए तो वो व्यक्ति जीत भी सकता है और हार भी सकता है इलेक्शन। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पर।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्टून फिर से यहाँ पे बनाया गया कि वो कार्टून क्या है, तो द रीड द कार्टून, दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन। अच्छा, इराक में जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में, हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रिजाइम वाज ओवरथ्रोन। यहाँ पे जो सद्दाम हुसैन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो सद्दाम हुसैन है, देखो ये जेल में उसको बंद कर दिया गया था यूएस आर्मी के द्वारा। तो इसका यहाँ पे पहले शासन था, रूल करता था, सोन बिहाइंड द बार्स। अब ये देख रहा है, देखो जेल के बाहर से ऐसा है ना, ढूक रहा है। व्हाट द कार्टूनिस्ट सेइंग हियर। अब वो कार्टूनिस्ट यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, कंपेयर द मैसेज ऑफ दिस कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इसकी, तो इसको अगर मैं समझाने का आपको प्रयास करूँ तो यहाँ पे आएगा रूल ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे की बात आ रही है, तो जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल्स इन 1980। तो जो जिम्बाब्वे जो देश था वो आज़ाद किससे हुआ भाई, सफेद मतलब गोरे लोगों से, है ना, वाइट माइनॉरिटी के लोगों से। इन 1980 में आज़ाद हुआ। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ। तो वहाँ पे जो कंट्री पे जो शासन होता था वो जानू पीएफ के द्वारा होता था। द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। अब यहाँ पे जो पार्टी का जो मुखिया था, जिसका नाम क्या था, जिम्बाब्वे का लीडर का नाम रॉबर्ट मुगाबे। आपको ये जो नेम है ना याद रखना, क्या नाम है उसका, रॉबर्ट मुगाबे। रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले से वो उसने स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, उसी ने आज़ादी दिलाया था वहाँ पे, रॉबर्ट मुगाबे ने जिम्बाब्वे को। तो कब हुआ था ये, 1980 में। फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए और फिर ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ। वहाँ पे जो जानू पीएफ पार्टी वही जीतती गई। तो प्रेसिडेंट कौन बनते क्या, मिस्टर मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। ये जीत तो गया, लेकिन कभी भी जब भी इलेक्शन होता था तब ये अनप्रैक्टिस करता था, कुछ भी कोई भी गलत काम करते रहता था। ठीक है, प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद आ रही ओवर द ईयर हीज गवर्नमेंट चेंज्ड his government the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers were harassed and their government harassed those journalists. यहाँ पे क्या होता था, कभी भी रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था, ना ही मीडिया वाले जा सकते थे और ना ही वहाँ के लोकल लोग और ना ही अपोजिशन पार्टी वाले जा सकते थे। इतना डिक्टेटर पावर हो चुका था वहाँ पे। तो उसको डिक्टेटर भी तो बोलेंगे, खुद का शासन चला रहे हैं, किसी की सुनना नहीं, समझना नहीं। जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट परस्यूट। और यहाँ पे क्या होता था, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी जजमेंट आता था, तो जजमेंट अगर हमारे खिलाफ जज सुना रहा तो जज को ही धमकी दे दी जाती थी कि तुम इस टाइप का फैसला नहीं सुनाओगे। तो पूरा का पूरा मतलब शासन वहां पे कौन कर रहा है, वहां पे जुडिशरी की तो चला ही नहीं रही। तो ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017. The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy. यहाँ पे वही जिम्बाब्वे के बारे में बताया, बट इट इज नॉट सफिशिएंट. पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक. कुछ ऐसी गवर्नमेंट है जो कैसी होती है, अनडेमोक्रेटिक होती है. पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक. और जो पॉपुलर लीडर होता है ना, वो कैसा होता है, ऑटोक्रेटिक. और ऑटोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, जहां पर खुद का शासन हो, एक व्यक्ति ही शासन करे, उसको बोलेंगे हम ऑटोक्रेटिक. ठीक है. इफ यू विश टू असेस, अगर आप क्या चाहते हैं कि असेस करना चाहते हैं, तो अब असेस का मीनिंग क्या होता है बेटा, असेस का जो मीनिंग होता है, आंकना चाहते हैं ना. असेस का मीनिंग क्या होता है, अगर आपकी आशा है कि आप असेस करना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं डेमोक्रेसी को, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन. तो सबसे पहले आपको इलेक्शन की प्रोसीजर को देखना पड़ेगा अगर डेमोक्रेसी आपको पूरा के पूरे तरीके से समझना है. बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन. लेकिन ये चीजें क्या इक्वली होना चाहिए, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद. हमको जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि इलेक्शन में लोग सही पार्टिसिपेशन दे रहे हैं कि नहीं, सही व्यक्ति को जो डेमोक्रेटिक लायक है या नहीं उसको वोट दे रहे हैं कि नहीं, कितना वोटर परसेंटेज है. तो ये सब चीजें डेमोक्रेसी पर डिपेंड करती हैं. उसके लिए हमको आफ्टर इलेक्शन और बिफोर इलेक्शन में सारे जितने भी आंकड़े हैं उसको देखना पड़ेगा. बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन. देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी. और जो सफिशिएंट रूम होना चाहिए नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन. और जो पॉलिटिकल अपोजिशन होता है इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ सिटीजन. और जो पार्टी जो रूल कर रही है उसको सारे सिटीजन्स की राइट्स का हनन नहीं होने देना है, उसका पालन करना है इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन. दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन. भाई स्टेट को भी करना चाहिए. दे शुड बी फ्री टू थिंक. हर किसी को
खुद से कुछ ना कुछ सोचने का अधिकार प्राप्त है, टू हैव अपोजिशन ओपिनियन, अपने को व्यूज देखने का अधिकार प्राप्त है, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक, अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखने का आपको अधिकार प्राप्त है, टू फॉर्म एसोसिएशन, अभी ये पूरा का पूरा एक एसोसिएशन फॉर्म हो जाता है, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और फिर इसके बाद प्रोटेस्ट होने लगता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रोटेस्ट होने के बाद क्या होता है, the require that the state respect some basic opinions express the public, to form association to protest and take other political action, तो लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकें और अगेंस्ट भी जा सके अगर आप पार्टी सही काम नहीं कर रही। तो ये होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। एवरी शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, हर एक आदमी को क्या होता है भी इक्वल लॉ, मतलब लोगों को क्या होता है, सबका एक नियम बनी हुई है, सबके लिए एक समान अधिकार प्राप्त है, तो लोगों को ये प्राप्त होना चाहिए। दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता है, या मीडिया को भी स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी के बारे में कोई भी तीखा टिप्पणी कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, आप इजीली कहीं भी घूम सकते हो, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप कोई भी आप कहीं भी स्पीच दे सकते हो, ये भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। बात आ रही थी जुडिशियरी की, मतलब जो कानून संभालता है, तो जुडिशियरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, जुडिशियरी ने जो बोल दिया वही होगा फाइनल। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस राइट्स इन चैप्टर 5। अब ये जो भी जितने भी राइट्स है ना, उनके बारे में हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखा कि डेमोक्रेसी की अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है, और भी हम देखते हैं कि सिमिलरिटी कंडीशन दैट अप्लाई दैट वे गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कांट डू व्हाट आर सिंपली, अच्छा वही चीजें को यहाँ पे बताया गया है। और मैं आपको एक डेफिनेशन और बता दूं कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी रूलर है, वो अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से चले, तो उसका क्या होता है, हर चीज के लॉ को फॉलो करते हुए सारी चीजों को तैयार करना पड़ेगा, जितने भी ह्यूमन राइट्स है उसकी रक्षा करना पड़ेगा, तो वो होती क्या, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इतनी चीज थी जो हमने अभी आज डिस्कस की, जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी, ठीक है। और एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, वो डेफिनेशन क्या है हमारी, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वही है कि लोगों के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति है, वो जो लीड कर रहा है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। लेकिन चाइना वाइना में ये सब चीजें नहीं होती। चाइना में तो क्या होता है, यहाँ पे तो कोई भी आकर क्या बिजनेस कर सकता है अपने हिसाब से, गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि चाइनीज में क्या होता है, चाइना में क्या बैन है, चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक्ड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द पॉपुलर वेबसाइट लाइक गूगल एंड याहू। वहां पे गूगल याहू तो रिस्ट्रिक्शन है वहां पर, यहाँ पे गूगल और याहू इजीली वे में चल पा रहे हैं, हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट गूगल और याहू के द्वारा। लेकिन चाइना में ये सब चीज बैन है भाई, वहां पे उनका खुद का गूगल है, वहां पे खुद का उनका याहू है, वहां पे खुद के उनके टैंक्स बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आती। डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो आती जहां पे कोई भी, जैसे इंडिया का जो व्यक्ति है, अगर वो चाह रहा है कि मैं अपना बिजनेस फॉलो करूं, जैसे मैं अपना गूगल चलाऊं, तो चला सकता हूं। हम किसी बाहर की कंपनी को यहां पे हायर कर सकते हैं। गूगल तो भाई कहां की है, यहां की है क्या, यूएसए की है वो तो कंपनी। लेकिन यहां पर क्या कर रही है, यहां पे अपना बिजनेस कर रही है ना, फॉर्म कर रही है अपना बिजनेस। तो हमारे यहां वो राइट्स हैं, हम किसी को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अपने फायदे के लिए। भाई हमारी कंट्री के लोगों को वहां पे क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसके कारण। लेकिन चाइना में ये सब नहीं है। चाइना में क्या है, चाइना में ऐसा गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है ही नहीं। वहां पे एक पार्टी ही रूल करते आ रही है, और उसकी परमिशन लेना भी वहां पे जरूरी है। अगर आप वहां की पे उस पार्टी की परमिशन लिए विदाउट एनी, यू हैव टू नॉट टेकन एनी परमिशन बाय दैट पर्टिकुलर पार्टी ऑफ चाइना, दैट यू कांट सर्वाइव इन चाइना। तो ऐसी बात है वहां पर। तो चाइना में सर्वाइव करना इतनी इजी नहीं है। वहां पे क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है ही नहीं, अलग टाइप का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार तो होती ही नहीं है। बताया जाता है बस, हाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग होता है जहां पे जनता द्वारा चुनी गई सरकार, गवर्नमेंट हो, और लोगों के लिए ही काम हो, लोगों के बिहाफ पर काम हो, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी कहलाती है और डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी। और मुझे आशा है कि आई होप आपका जो मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है, जो कि 9th क्लास की एनसीईआरटी के जनरल स्टडी से रिलेटेड है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है,
और जिसमें हमने आज जो डिस्कस किया वो जो चैप्टर था वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड था। तो सारे जो कॉन्सेप्ट थे डेमोक्रेसी से रिलेटेड उसको हमने डीपली डिस्कस किया डिटेल में। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।